नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज आपको अगर याद होगा, कुछ टाइम पहले हमने डॉक्टर यूसुफ टाक साहब से बातचीत की थी अबाउट पेन मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी याद होगा कि हमने उस टाइम आपसे कहा था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर हम हमारे अगली पेशकश में चर्चा करेंगे। तो हम उस वादे को कायम रखते हुए आज आप सभी के सामने फिर हाजिर हुए हैं इस पेशकश के साथ, जिसमें हम उस न्यू कॉन्सेप्ट को आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे और डॉक्टर साहब जितना हो सके आपको उससे अवेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ और सस्पेंस नहीं बढ़ाते हैं और हम उस कॉन्सेप्ट को जानने का जो एक सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो टर्म क्या है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टर्म पैलिएटिव मेडिसिन की। जी हाँ, ये जितना हमारे लिए नया है उतना आपके लिए भी नया है। अब ये क्या है, क्या करता है, कैसे करता है, डॉक्टर्स का काम क्या है, ये सारी और इसके अलावा बहुत से सवाल हम आज लेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। चलिए, उसके लिए सबसे पहले हम हमारे डॉक्टर साहब का फिर से हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका QNS के स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हाँ जी। और हमारे सारे देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ पैलिएटिव मेडिसिन, जो कि भी हमें आप ही से पता चला। आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कीजिए कि ये है क्या। पैलिएटिव मेडिसिन, पैलिएटिव एक लैटिन वर्ड है। पैलिएटिव इज़ वी कॉल इट क्लोक। क्लोक लाइक कशीर पेड़वाना तो फेरन, जो आदमी को कवर करता है, ढकता है। तो आज तक एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में। कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ है कि आज तक जो हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे, इसमें हम कैंसर को एज सच एड्रेस करते थे, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो। लेकिन पेशेंट की जो बाकी सफरिंग्स होती हैं, जो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, इनमें पेशेंट्स का ज़्यादा जो होता है, इन पेशेंट्स का एक तो ये ज़हनी तौर से डिस्टर्ब हुए होते हैं। देन दूसरी बात इनमें है कि इनमें 70 to 80% ऑफ कैंसर पेशेंट जो होते हैं, इनमें दर्द एक प्रेडोमिनेंट कंपोनेंट होता है। देन इनमें नींद का ना आना, उसके बाद इनका भूख का ना लगना, उसके बाद इनमें सांस की दिक्कत, ये सारी चीज़ें जो है। बट हमारा प्राइमरी फोकस रहता था डिजीज़ का, नॉट द पर्सन इटसेल्फ, नॉट द पेशेंट इटसेल्फ। सो पैलिएटिव केयर का ये चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें हम क्वांटिटी को नहीं ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, हम ये स्ट्रेस करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इस पेशेंट को एक डिग्निफाइड, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का बिल्कुल हक है जी। सो ये पैलिएटिव मेडिसिन जो है, मैं इससे बिल्कुल हैरान नहीं हुआ कि आपने कहा हमारे लिए नया टर्म है, हमारे कई डॉक्टर कोलीग्स के लिए भी नया टर्म है। बट ऑल ओवर कंट्री जब हम देखते हैं फॉर लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 साल से इसमें काफ़ी सारा काम हुआ है। पहले जब शुरू में ये साउथ इंडिया में इसका था, लेकिन आजकल इसमें MD अलग से MD होता है। और ये जो पैलिएटिव मेडिसिन है सारे बड़े हॉस्पिटल्स में, चाहे एम्स की बात करें या बाकी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं कंट्री में या एल्सवेयर, बाकी जो दुनिया में, ये बिल्कुल एक वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी है। और सबसे अच्छी बात जो आपके साथ में अच्छी खबर मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ JNK ने भी एक अब ये प्रोग्राम है एक नेशनल लेवल पे, तो उन्होंने भी अडॉप्ट किया हुआ है। इसको हम नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर बोलते हैं, NPPC। सो इसका बुनियादी गोल ही यही है कि ये जो पेशेंट्स, एक तो कैंसर वाले पेशेंट्स, इसके बगैर जो भी पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, चाहे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, बाकी डिसऑर्डर्स है जो बहुत देर तक इंसान के साथ चलते रहते हैं, तो उन सब के लिए, उन सब के दौरान जो डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पेशेंट की जो डिग्निटी है, इसका खास ख्याल रखा जाए। तो दैट इज़ पैलिएटिव मेडिसिन। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की दर्द जैसे माइग्रेन, लोअर बैक एक, नेक एंड अपर बैक एक, कैंसर और उसकी ट्रीटमेंट से जुड़े दर्द, न्यूरोपैथिक पेन, मायोफेशियल पेन्स, शाटिका, माइग्रेन जैसे दर्दों से परेशान हैं, तो उसके इलाज के लिए और इंट्रामस्कुलर स्टिमुलेशन यानी IMS, चाइनीज एक्यूपंक्चर जैसे मॉडर्न टेक्निक्स का फायदा के लिए आप मिल सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से, जो हैं कंसल्टेंट पैलिएटिव फिजिशियन, सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट,
Awareness Ambassador NPAC USA, member of Indian Society for Study of Pain और member of Association of Palliative Care। तो डॉक्टर साहब से आप अपने दर्द के साथ मिलिए और वापस मुस्कुराते हुए जाइए और साथ ही पेन किलर्स को कहिए बाय बाय। इसके लिए आप इनसे मिल सकते हैं इस एड्रेस पे। एड्रेस है मेडिकेयर हॉस्पिटल, काकसराय, करण नगर, श्रीनगर और आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। नंबर्स हैं 6006661283 और 600666128084। आपने जैसे कैंसर की बात की और आपने कहा कि जब हम इसकी केयर की बात करते हैं, खासकर उसके पेन की केयर की, तो वहाँ पैलिएटिव मेडिसिन कम्स इनटू इट्स रोल। कैसे वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है? क्या इस मेडिसिन से इतना असर पड़ता है कि वो ट्रीटमेंट के पेन से या उस एलिमेंट की पेन से उसके होने के बावजूद एक आरामदायक ज़िंदगी बिता सकता है? बिल्कुल। कैंसर के हवाले से आज तक 2 स्पेशलिटीज़ थी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। लेकिन अब एक नई स्पेशलिटी है, दिस इज़ पैलिएटिव मेडिसिन। ये आप कहीं पे भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने शुरू किया। तो इसमें बेसिक इंसान का ये हक है, ये पेशेंट का ये हक। देखिए डिजीज़ तो किसी को भी लग सकती है। डिजीज़ ये कोई मांग के नहीं लाता है, ये कोई खरीद के नहीं लाता है, या इसका कोई पाप और पुण्य के साथ, सवाब या गुनाह के साथ कुछ नहीं है। ये तो डिजीज़ एनीबडी कैन हैव इट। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूंगा कि सिसिली सॉन्डर्स इंग्लैंड से एक बड़ी फिजिशियन थी, वहाँ पे एक कामयाब फिजिशियन थी, एंड देन शी वाज अ रिच लेडी आल्सो। तो उसको ये आइडिया आ गया कि मैं ऐसे पेशेंट्स के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करूँ। तो उन्होंने ऐसा एक हॉस्पिटल बनाया इन पेशेंट्स के लिए, तो उसका उन्होंने हॉस्पिस नाम रख दिया। और अब कुदरत की ये देखिए, सिसिली सॉन्डर्स को खुद कैंसर हो गया और वो टर्मिनली लास्ट स्टेज पे खुद ही अपने उस फैसिलिटी में एडमिट हो गई। तो उनको जो कंफर्ट मिला, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है ज़िंदगी में एक सेटिस्फेक्शन लगती है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया था। जैसे मुझे कंफर्ट मिला, ऐसे मेरी इस इनिशिएटिव से, एफर्ट से जो लोगों को कंफर्ट मिला है, दिस इज़ माय सेटिस्फेक्शन कि ज़िंदगी में मैंने कोई अचीव किया है कुछ। सो पैलिएटिव मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ जब आदमी को मिलती है, ओके, डिजीज़ का अलग से ट्रीटमेंट है, बट द पर्सन इटसेल्फ एंड हिज डिग्निटी एंड हिज कंफर्ट, ये पहले आ जाता है। आज तक हम क्या करते थे, जब हम कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते थे और एक स्टेज पे हम इनको फिर बोलते थे चलो जी भैया आप घर ले जाओ, तो अब इनकी सेवा वहाँ घर में करो। मैं आपको एक पेशेंट की एग्जांपल दे दूँगा। इस पेशेंट की बात ये कुछ 15 साल पहले की बात है। एक पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर था। इसका फिर इशू हो गया, ब्रेन ट्यूमर होके फिर उसको बोला कि ये फैला हुआ है ब्रेन में, इसको घर भेजा गया। जब इसको घर भेजा गया तो पेशेंट का इतना सीवियर हेडेक था कि ये चिल्ला रहा था, नंबर 1। नंबर 2, इसको फोटोफोबिया, इससे जब ब्रेन में प्रेशर चढ़ जाता है, अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है, तो लाइट जो है, लाइट से ही इरिटेट हो जाता है। तो वो फोटोफोबिया की वजह से इसको अंधेरे कमरे में रखना पड़ा घर वालों को, और तब भी वो दर्द से चीख रहा था। अब ये सिचुएशन, हॉरिबल सिचुएशन देखिए, ये इस पेशेंट के लिए कितनी हॉरिबल सिचुएशन है, हॉरिबल एंड ऑफ द लाइफ, एंड उसकी फैमिली के लिए कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस है। सो इस चीज़ को एड्रेस करने का नाम ही पैलिएटिव मेडिसिन है। ओके डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये पेन को केटर करता है, किस स्टेज पर आकर पैलिएटिव मेडिसिन का रोल शुरू होता है? क्योंकि इज़ देयर एनी स्टेज कि जहाँ ये आता है, या इसको इनिशियल स्टेज से ही शुरू किया जाता है? मैं आपके सवाल को समझ गया। एक्चुअली पैलिएटिव मेडिसिन का रोल ऐसा नहीं है कि जब आदमी टर्मिनली या बिल्कुल सिक हो जाएगा तो उस टाइम पे पैलिएटिव मेडिसिन आता है। नो, उस एक चीज़ को हम, वो अलग एक डिस्कशन है, दैट इज़ एंड ऑफ लाइफ केयर, वो अलग से आ जाता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये जब ये डिजीज़, ये क्रॉनिक डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, इसके साथ ही पैलिएटिव मेडिसिन का रोल स्टार्ट हो जाता है। एंड पैलिएटिव मेडिसिन का रोल, इट इज़ नॉट अप टू दिस, ये पेन मैनेजमेंट के लिए नहीं है। मैंने आपको कहा खाली पेन मैनेजमेंट का नहीं है, बिकॉज इनमें जो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होते हैं, डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स इनमें नींद का ना आना, भूख का ना लगना, सांस में दिक्कत होना, वो जो इनका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, डिप्रेशन होता है, वो सब चीज़ें जो है वो पैलिएटिव मेडिसिन में आती हैं। एंड इवन इन फैक्ट आई विल टेल यू वन मोर थिंग, देखिए इसमें ये मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट है। पैलिएटिव केयर, इसको एक ये पैलिएटिव फिजिशियन देखता है, एक जनरल फिजिशियन देखता है,
इसमें जब एक पेशेंट होता है ये कैंसर का या ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ का, इनमें एक स्पिरिचुअल ये डिस्टर्बेंस हो जाती है, एगनी हो जाती है, क्योंकि ये सोचता है कि कभी कहीं मैंने ऐसे गुनाह तो नहीं किए हैं, कोई पाप तो नहीं किया जिसकी वजह से ये है। सो इसके लिए हमें एक यहाँ पे रोल आ जाता है एक मौलवी साहब का, एक पंडित का रोल आ जाता है, जो इसको काउंसल करे। बिकॉज फाइनली द एंड ऑफ थिंग इज, मैंने कहा कि ये डिजीज़ कोई खरीद के नहीं लाता है, किसी को भी हो सकती है। सो रोल है पूरी सोसाइटी का, देन द वॉलंटियर्स। अच्छा, इसकी अब देखिए, कोई जब कैंसर में मुब्तला होता था, आपने देखा होगा, ये फैमिलीज़ ड्रेन हो जाती है। पहले जब कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता था, विग्रस हो जाता है ट्रीटमेंट स्टार्ट, ये अभी से इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ये सोच के जाते हैं कि चलो ये चला गया कैंसर। लेकिन बहुत सारी केसेस में ये होता है कि ये सालों साल चलता है, तब तक ये फाइनेंशियली भी ड्रेन होते हैं, ये मॉरली भी ड्रेन हो जाते हैं, तो इनका घर का सारा ये जो हो जाता है, तो उसमें NGOs का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसमें एक मल्टी मोडल रोल है, जहाँ पे डॉक्टर्स का रोल है, वहाँ पे सोशल वर्कर्स का रोल भी है, वहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स का रोल है। सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट इन दैट वे। अब सर्जरीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वादी का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकेयर काकसराय चौक श्रीनगर में शुरू हुआ है, जिसको मुल्क के कुछ नामवर हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मेडिकेयर हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन थिएटर्स में इक्विपमेंट्स और मॉड्यूल्स 100% जर्मनी इंपोर्टेड है। यहाँ 7 बेड, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, इंपोर्टेड सेमन वेंटिलेटर्स के साथ साथ बच्चों के वेंटिलेटर्स की सहूलत भी दस्तयाब है। हर वार्ड, खासकर पेशेंट रूम में ऑक्सीजन सप्लाई बेड के साथ ही लगी है। ऑपरेशन थिएटर और ICU में लैमिनर फ्लो एयर कंडीशन सिस्टम के साथ मौजूद है। इसके अलावा पैट स्कैन, न्यूक्लियर गामा कैमरा, 3 टेस्ला MRI, लैब फैसिलिटी के अलावा क्वालिटी मेडिसिन फार्मेसी काउंटर पर दस्तयाब है। खासकर कार पार्किंग भी मौजूद है। तो याद रखें, मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काकसराय चौक श्रीनगर, नजदीक SMHS हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, अगर हम कुछ और एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करके बात करें जो बहुत आम हैं और बहुत रैम्पेंट है, उसमें सबसे अगर हम पहले लें, आपने हमारे पिछले पेशकश में जिक्र किया था जॉइंट पेन का, तो डॉक्टर साहब वहाँ पैलिएटिव केयर कहाँ आता है? क्या उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक स्टेज है जहाँ डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप इनके पास जाके यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट? यस, एब्सोल्युटली। मैं आपको बताता हूँ कि ये पैलिएटिव मेडिसिन जो है, हम जब यहाँ देखते हैं, बिकॉज अनलेस यू डोंट डायग्नोज ए पर्सन कि पेन कहाँ से हो रहा है, तो कई सारे पेशेंट्स जो पेन जॉइंट्स में नहीं होता है, क्योंकि पेन का एक पैटर्न ये रहता है कि पेन, एक तो यहाँ पे एक्चुअल साइड कौन सा होगा पेन का, एक होती है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन है जैसे है अभी जब अपेंडिक्स होता है, अपेंडिसाइटिस इंसान को, अपेंडिक्स यहाँ पे है पेट में, लेकिन पेन होती है यहाँ एपिगेस्ट्रम में। इसको दर्द अगर बीमारी यहाँ है लेकिन पेन यहाँ दिख रहा है, सो रेफर्ड पेन, बिकॉज ये नर्व्स जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहाँ से नर्व डिस्ट्रीब्यूट ये नर्व सप्लाई है, तो ये वहाँ पे दिखा रहा है ये चीज़ें। सो इट ऑलवेज डजंट मीन, अगर हमें अभी हमारे पास कोई पेशेंट आता है बैक पेन का, तो बैक पेन के बहुत सारे ये काजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर, तो यहाँ गर्दन में दर्द या बाजू में दर्द, तो हम इसको इन द फर्स्ट साइड हम सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। राइट। और डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, इसका एक कहते ना, एक भुक्तभोगी मैं भी हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट 10 years। और डॉक्टर साहब जिनको होगा, आई एम श्योर वो रिलेट कर पाएंगे कि इसमें बहुत सीवियर पेन होता है। मैंने ये पहले भी एक बार बोला है कि इंसान कहता है कि वो मर जाए, बट ये दर्द ख़त्म हो जाए कैसे भी करके। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एक कहते ना, वो एक सेविंग ग्रेस जस्ट पेन किलर्स। तो ऐसे लोग जो हैं, क्या उनके लिए भी ये पैलिएटिव केयर? और सर डॉक्टर साहब, क्या ये भी वही है, रेफरल पेन है, या ये क्या है? देखिए, वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया कि ये जो पेशेंट्स होते हैं, और कई सिंड्रोम्स है, पेन सिंड्रोम्स, जो पेन फिजिशियन जानता है, तो उसमें अगर कई बार इनको क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इसके लिए मैं बूस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज हर डॉक्टर की ये कोशिश होती है कि उसके पेशेंट को कंफर्ट मिले।
लेकिन एक पेशेंट मैंने देखा, ये जस्ट लास्ट वीक की ही बात है, तो पेशेंट की गर्दन में बेल्ट पहनी हुई थी और बाजू में यहाँ से ये सिलिंग लगाई हुई थी, तो बट ही वाज यंग मैन। तो मैंने इसको कहा भैया क्या बात है, वहाँ से वो टेक्निकल हैंड है, वो कंप्यूटर्स का बड़ा काम जानता है और मुझे भी कंप्यूटर का काम कुछ था। तो मैंने कहा क्या बात है, कहता है 3 महीने से मैं ऐसे हूँ। तो मैंने कहा ज़रा मैं एक बार एग्जामिन करूँ। मैंने जब उसको एग्जामिन किया तो उसको एग्जामिन करके मैंने यही जो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है उसको ट्रिगर पॉइंट्स मैंने देखे, मैंने ट्रिगर पॉइंट्स उसके रिलीज़ किए। तो मैंने कहा भैया ये दोनों चीज़ें छोड़ दो। एंड नेक्स्ट डे ही केम टू माय होम और उसने मेरा कंप्यूटर ठीक किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ट्रिगर पॉइंट जो अभी मैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की बात कर रहा था, इसमें हम इंजेक्शंस देते हैं कुछ। तो ये इंजेक्शंस कभी इसको कुछ लोग मिसकंसीव करते हैं कि ये शायद स्टीरॉयड इंजेक्शन। एग्जैक्टली, ये एक मिथ है कि और ये मिथ आई एम श्योर कुछ टाइम बाद जब ये पैलिएटिव केयर मेडिसिन जो भी हैं ये जब प्रमोट होगा तो सोशल मीडिया पे कोई ना कोई एक चंक आके बोलेगा कि दोस्तों ज़रा ध्यान से जाइएगा, इसमें ज़रूर स्टेरॉइड्स होगा, दिस कैन बी हार्मफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। तो इसका क्या मिसकंसेप्शन है? मैं आपसे ये सवाल वैसे करने भी वाली थी कि जब हम पैलिएटिव केयर में जाते हैं या उस मेडिसिन का प्रोसीजर जब हम लोग फॉलो करने लगते हैं तो प्रोसीजर क्या है कि एक इंसान बेफिक्र होके डॉक्टर को अब कहते हैं ना अपने आप को सौंप सकता है, इसके बारे में कुछ पता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले एक डॉक्टर पे हमें ट्रस्ट ये होना चाहिए कि एक डॉक्टर ने एक ये फार्माकोलॉजी पढ़ी होती है कि कहाँ पे ड्रग, इसको कौन सा ड्रग इंडिकेटेड है और कौन सा ड्रग इसके लिए हानिकारक है, कौन सा ड्रग इसके लिए खतरनाक। और ये जो जहाँ मैं अभी आपसे बात कर रहा था मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की, इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसको सिर्फ ड्राई नीडल वहाँ डालते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसमें नॉर्मल सलाइन दे देते हैं। तीसरा तरीका है हम इसमें एक लोकल एनेस्थेटिक वहाँ देते हैं। चौथा तरीका है हम स्टीरॉयड भी कभी इंजेक्ट करते हैं अगर हमें लगा ज़रूरत है। तो इट्स नॉट ऑलवेज स्टीरॉयड। और डॉक्टर पहले ये देखता है, अगर सपोज कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में कंट्राइंडिकेटेड है, तो अगर प्रॉपरली डॉक्टर ये ट्रीटमेंट करेगा तो ही विल नॉट गिव इट। सो जहाँ तक एक प्रॉपर एक एक्सपर्ट के पास सब जाते हैं, सो इसमें यहाँ आप मिथ को छोड़ दीजिए प्रॉपरली। एंड मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सोशल मीडिया के साथियों से भी कि लोगों को हाफ एक कंफ्यूज मत कीजिए, प्रोपेगेट द राइट इन्फॉर्मेशन सो दैट पीपल गेट बेनिफिट। एग्जैक्टली। तो ये हार्मफुल तो नहीं है इफ पीपल स्टार्ट गेटिंग इनटू हार्मफुल इन अ वे, साइड इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। हार्मफुल वो चीज़ है जब एक आदमी दर्द लिख के रात को उसकी नींद नहीं होती है, उसकी सारी फैमिली परेशान होती है, ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेके जाता है और उसके बदले अगर ये एक एक्सपर्ट के पास जाता है, प्रॉपरली इसकी ये पेन का डायग्नोसिस हो जाता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, वो हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल वो है जब ये डायग्नोसिस के बगैर लॉन्ग टर्म पे या दर्द सह रहा है, ये रॉन्गली ये पेन किलर्स ले रहा है। जी से जूझ रहे मरीज अब लेंगे राहत की सांस। जदीद तरीन लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से बवासीर का 100% कामयाब इलाज। इस अमल के दौरान नहीं पेन और न ब्लड लॉस का एहतमाल रहता है। मरीज 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो फौरन इन नंबरात पर डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, यहाँ हम एक और एस्पेक्ट को टच करना चाहेंगे, दैट इज़ पेन रिलेटेड टू डिलीवरी। अब ये क्यों मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाल ही में अ फ्रेंड ऑफ माइन शी कंसीव्ड, ये एक ब्लेसिंग मानी जाती है। जब हम उसे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, शी वॉज क्राइंग कि ये हो गया, और वो इस तरह से रिएक्ट कर रही थी एज इफ़ कि ऊपर वाला ना करे कि कोई बुरी बीमारी हो गई है। जब हमने उससे पूछा कि भाई तुम रो क्यों रही हो, शी सेड वाज आई एम स्केयर्ड ऑफ द डिलीवरी पेन। और बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग गर्ल्स, जो हम बाकी फ्रेंड्स थे, हमने उसे क्या कहा आपको पता है? हमने उसे कहा ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ब्लेसिंग है, ये तो हमें सहना ही पड़ेगा। हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि ये करना है तो ये दर्द तो झेलना है। तो क्या पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव मेडिसिन की जो ये पूरी प्रोसेस है, क्या ये इन मदर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है? ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये पैलिएटिव केयर में नहीं, ये पेन मैनेजमेंट में है। पेन मैनेजमेंट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं अपने ये जो मदर्स है या सिस्टर्स है,
उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि माँ बनना एक खुशनसीबी मानी जाती है। एंड वी नो इन प्रेजेंट टाइम्स लेट मैरिजेस में जो ये है इनफर्टिलिटी कितनी ज़्यादा है, तो ये प्रेगनेंसी के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद एक प्रेगनेंसी हो और फिर एक नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट अगर एंजॉय करे तो वो कितना बड़ा वरदान है, कितना। लेकिन इसमें यही में रहता था कि डर रहता था, बिकॉज लेबर पेन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ये सीवियर पेन्स। लेकिन इसमें एक ये एडवांसमेंट आ गई कि अब इसको जो लेबर या डिलीवरी जो है हंसते हंसते जो माँ जो जन्म दे सकती है एंड शी कैन एंजॉय दिस प्रोसेस। हाउ ये आज तक क्या होता था कि हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है ये हमने ये सकते थे, बिकॉज माँ के अंदर बच्चा है तो ये ड्रग्स बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है। लेकिन क्या है टेक्नोलॉजी इट इज़ एडवांस लाइक दिस कि एक छोटा सा धागा, एक कैथेटर हम अंदर कंबर में डालते हैं, तो उसके ज़रिए हम दवाई देते हैं जिससे ये नसें जो है जो पेन कंडक्ट करती है, जो पेन का जो सेंसेशन है वो कंडक्ट करती है, वो सुन हो जाती है इस देर के लिए। एंड ये जो माँ होती है ये मुस्कुराते हुए ये बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चे की वो जो पहली चीख होती है उसको एंजॉय करती है। एंड दिस मुझे लगता है थ्रू आपके मीडियम से मैं ये यहाँ पे भी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलिटी। और यहाँ पे भी जो एजुकेटेड मदर्स है, एवरी मदर इन फैक्ट, जो एवरी एक्सपेक्टिंग मदर है उसको आगे आना चाहिए, स्पेशली द एजुकेटेड मदर्स, दे शुड आस्क देयर डॉक्टर्स, ट्रीटिंग डॉक्टर्स, नो वी वांट ए पेन फ्री डिलीवरी। इसको हम पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। आप पेनलेस बात कर रहे हैं, लोगों को ये चीज़ समझ आए एग्जैक्टली ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना डिस्ट्रस्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। एब्सोल्युटली। अगर हम 0 to 10 की बात करें लेवल, तो उस लेवल में ये कितना कम हो जाता है ये पेन? इट कैन बी जीरो। मैं आपको कह रहा हूँ द मदर विल बी स्माइलिंग व्हाइल डिलीवरिंग हर बेबी। जब बच्चे को जन्म दे रही है माँ, ये मुस्कुराते हुए ये सारा देखेगी और उसकी पहली चीख को एंजॉय करेगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? सच में ये चीज़ जो ये आप एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, ये एक्चुअली उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाली है। और वो कई चीज़ों को जो डर से एम्ब्रेस नहीं कर पाती थी, अब वो खुशी खुशी उसको एम्ब्रेस करेगी। डॉक्टर साहब, एक और एलिमेंट मेरे दिमाग में आ रही है जिससे डेथ लाइक पेन एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ हर्पीज़, जिसको हम कश्मीरी में मलदर कहते हैं। अब इसका मुझे कैसे पता है? मेरी को कुछ साल पहले ये हुआ था एंड आई हैव सीन हर क्राइंग हर हार्ट आउट, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, और जिनको भी हुआ होगा वो जानते हैं कि ये दर्द कितनी भयानक होती है। तो डॉक्टर, अब क्या ये जो पूरा है ये इसमें भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और किस तरह से? देखिए, मैं आपको बता दूंगा, ये जो मलदर जो है इसको हम हर्पीज सिम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक वायरस होता है, ये डोरमेंट होता है नर्व में, वहाँ पे इसमें हो जाता है जब ये एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट जब हो जाता है ये उसी नर्व को, जहाँ पे ये होता है उसी नर्व को, स्पेशली आप देखेंगे या तो ये चेस्ट के एरिया में होता है, या तो बाजू के एरिया में होता है, या किसी को इवन जो यहाँ सर है इस एरिया में होता है। नॉर्मल इसका कोर्स है, ये कुछ महीने के बाद चला जाता है, अप टू 1 year इट कोर्स। बट कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं जो इसको लिए चलते हैं सालों साल, उसको हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया बोलते हैं। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया। सो दिस पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया ये एक ऐसी एक्सपीरियंस है, ये आदमी का जीना मुहाल कर देती। तो लेकिन इसके लिए भी ये चीज़ है, एक तो मेडिकेशंस है, और मेडिकेशंस पे ये जहाँ कंट्रोल नहीं होंगे तो वो छोटी सी नर्व जो इसको वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको नम कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर है, ऑपरेशन थिएटर में हो जाता है एंड पेशेंट गेट्स फ्री ऑफ दिस पेन। डॉक्टर साहब, हमने अभी हर्पीज़ की बात की, हमने जॉइंट रिलेटेड, फिर जो एक न्यू एडिशन ऑफ लाइफ जो होती है थ्रू डिलीवरी, हमने वो भी बात की। इसके अलावा और कौन से डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स हैं जहाँ कैंसर के अलावा भी, जहाँ ये पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव मेडिसिन रोल प्ले करता है, उसको देखिए मैं आपको बता दूंगा पहले मैं ये अच्छी खबर जो है भी एक गवर्नमेंट का अच्छा एक इनिशिएटिव है कि ये इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 5 हॉस्पिटल्स इनिशियली यहाँ पे ले लिए हैं। उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा भी है, गांधीनगर जम्मू है, और
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी है और यहाँ पे हमारा जेएलएनएम हॉस्पिटल है। यहाँ पे ये पैलिएटिव केयर की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पैलिएटिव केयर डज नॉट ओनली मीन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि इसमें सारा सिर्फ पेन मैनेजमेंट ही नहीं आता है। अच्छा। एक पेशेंट का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में इसके सारे सिम्टम्स, वो चाहे इसकी नींद का ना आना हो, इसके भूख का ना लगना हो, इसकी सांस में दिक्कत हो, ये सारी चीज़ें, बिकॉज ये पेशेंट भी डिजर्व वही क्वालिटी ऑफ लाइफ करता है जो एक नॉर्मल आदमी करता है। हम किसी भी तरीके से इसको इससे महरूम नहीं कर सकते। वो पुराना ज़माना गया जब ये पेशेंट ये कहीं वर्सन हो जाता तो हम इसको बोलते थे इसको घर लेके आप इसकी वहाँ पे ये करो, सेवा करो, तो किसी घर के कोने में रख के ये होता था। नो, दैट ईरा इज गॉन। इस आदमी को, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसके हवाले आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक लाइफ जो है ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है। बर्थ से स्टार्ट होता है एंड इट गेट्स कंप्लीट बाय डेथ इन एनी रिलीजन, इन एनी फेथ। सो जीना जितना इम्पोर्टेंट है उतना एक डिग्निफाइड डेथ, एक डेथफुल डेथ भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सो एक जगह पे जब हम ये सोचते हैं, इन मैनी डिस्कशंस वी वांट टू अवॉइड द डिस्कशन ऑफ डेथ, ये हमें बड़ा बिटर चीज़ लगता है, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जब लाइफ को कंप्लीट होना है तो इट विल कंप्लीट बाय डेथ। ओके, आदमी छोटा कम ही उम्र जिए, आदमी 100 साल तक जिए, 200 साल तक जिए, बट इट हैज़ टू गेट कंप्लीट बाय डेथ। और एक आदमी की ये जो डेथ हो ये कितनी ग्रेसफुल हो, कितनी कंफर्टेबल हो, दिस ऑल्सो मैटर्स। सो वी हैव टू मेक, समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाता है हमारे सामने, पेशेंट लिस्टलेस होता है, तो हम ये उसको डंप कर देते हैं। नो, पेशेंट कैन स्टिल परस्यू पेन। और यहाँ पे पैलिएटिव केयर का ये रोल है कि पेशेंट जो हमें बता नहीं पाता है, वी हैव टू असेस वेदर पेशेंट इज़ इन पेन और नॉट। और पेशेंट, बिकॉज लास्ट के मोमेंट पे ऐसा नहीं है, जितनी देर तक हमारे साथ पेशेंट इंटरेक्ट कर पाता है तो हम उसकी मुश्किलें समझते हैं, नहीं। उस टाइम पे भी हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ये डिग्निफाइड वे में आज तक इसका जीना हमारा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वहाँ जहाँ अब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक डिग्निफाइड डेथ, एंड ऑफ हिज लाइफ शुड बी डिग्निफाइड, इट शुड बी डिग्निफाइड एंड इट शुड बी पीसफुल। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने कहा कि फ़िलहाल JNK में 5 हॉस्पिटल्स हैं। JNK की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए आगे फ्यूचर में इतने और कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट इज़ एक्सपेंडिंग इट, गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है पूरे इसके लिए, पूरे JNK के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें आपका ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब तक अगर कोई फैसिलिटी है, जब तक उसका लेने वाला नहीं है, जब तक लोगों को पता नहीं है कि फैसिलिटी है, तब तक लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते। डॉक्टर साहब, आप जब बात कर रहे थे कि ट्रेंड एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो जो ये ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? इसमें बिल्कुल जो है ये मेरे यंग डॉक्टर्स के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है जी, कि इसमें अब बाज़ाब्ता MD होता है, मास्टर्स डिग्री होती है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनके डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और साउथ में जब मैंने पहले यहाँ से साउथ केरला से मैंने जब ट्रेनिंग की, तब एक ही इंस्टीट्यूट था पूरी कंट्री में, रादर पूरी कंट्री में नहीं, वो सारे साउथ ईस्ट एशिया के लिए था। दैट वाज फॉर, वो इंडिया के लिए था, श्रीलंका के लिए था, नेपाल के लिए था, पाकिस्तान के लिए था। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर दिस लास्ट 15 ईयर्स ये पैलिएटिव केयर का जो नेटवर्क है बहुत एक्सपैंड हो गया। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ने अभी तक जो इसमें इनिशिएटिव ले लिया, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल लेवल पे, आपको पता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि नारकोटिक्स की बॉर्डर स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज ये जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट, सीवियर पेन जो इनकी होती है, एक इसमें पेन में हम WHO लैडर बोलते हैं, WHO लैडर पे फर्स्ट स्टेप पे इनको कौन सा पेन किलर देना है, अगर इससे आगे मॉडरेट पेन चला गया तो कौन सा देना है, अगर इसके बाद थर्ड स्टेप पे गया तो सीवियर पेन तो क्या देना, दिस इज WHO लैडर। तो WHO लैडर में ऊपर आता था ये ओपिएड्स है, ओपिएड्स जो होते हैं मॉर्फिन वगैरह, जैसे बुप्रेनोर्फिन जो भी है, इसमें एक NDPS एक्ट जो है वो स्ट्रिक्ट NDPS एक्ट था। उसकी वजह से बॉर्डर स्टेट्स में इन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती थी और ये पेशेंट्स सफ़र करते थे। अच्छा। अब लेकिन इसमें जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्किंग एट द नेशनल लेवल,
उन्होंने उनकी कोशिशों की वजह से एक NDPS एक्ट जो है ये अमेंड हो गया 2014 में। अब वी कैन हैव रिलेटिवली ईजी एक्सेस ये जो ओपिएट्स है इन कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसका हमें पूरा रजिस्टर बनाना है, डाटा करना है ताकि मिसयूज़ ना हो जाए। बट ये मेडिसिन अब रिलेटिवली जैसे पहले थे, नाउ दे ये अवेलेबल है अच्छी तरीके से इन पेशेंट्स के लिए। और ये जो मेडिसिन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कहीं भी कैंसर वाले पेशेंट्स को कहीं भी अमेरिका या कहीं से भी से ले लीजिए उसको कीमोथेरेपी या कुछ चीज़ के लिए, लेकिन जब वो वापस पेन लेके घर में होगा तो ही कैन नॉट बी कंफर्टेबल, ना ही उसकी फैमिली कंफर्टेबल हो सकेबल। बिल्कुल। तो अगर हम इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिससे ये खुद आराम से जिए और अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें, फैमिली में आराम से आ सके, सो उसमें पैलिएटिव केयर की वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत पैरामाउंट है। डॉक्टर साहब, वैसे अगर मैं आपसे एक जनरल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूछूं, ये J&K में कब चीज़ शुरू हुई जम्मू कश्मीर में? J&K में ये हाल ही में स्टार्ट जो नेशनल जो प्रोग्राम है, बिकॉज कंट्री वाइड जो है, जो मैं आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर की बात कर रहा हूँ, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ। बट अभी ये फैसिलिटीज़ एज ऑफ नाउ दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल हमारे वहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा की बात करता हूँ, वहाँ पे हमारे वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। सिक्किम्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो हमारा जेलेना जेल हॉस्पिटल है वहाँ पे अवेलेबल है। एंड कुपवारा में उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया। जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो वहाँ में अवेलेबल है और राजौरी में उन्होंने स्टार्ट किया जी। सो ज़रूरत इस चीज़ की कि आप मीडिया के साथ ही हैं वो तो की इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैं अभी आपसे बात कर रहा, हमारे कई डॉक्टर साथी हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए ये नया कैरियर ऑप्शन है। बिकॉज जो अभी बाकी स्पेशलिटीज़ में कर रहे थे, अभी लोग मुझे मास्ट डॉक्टर वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मिला, वो MD कर रहा था पैलिएटिव मेडिसिन में। उसने कहा जब मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ पता चला पैलिएटिव मेडिसिन है, तो मुझे बड़ी इंटरेस्ट इसके साथ हो गई एंड उसने परस्यू ये एज कैरियर किया। तो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो ये रहेगी आज के हवाले से कि हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं दे कैन परस्यू इट एज अ कैरियर। और जितने भी लोग हैं दर्द को सहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसे पेशेंट्स को जिनको कैंसर है इनको डंप करने की ज़रूरत है। इनका पूरा हक बनता है, ये इनका हक है कि इनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले, इनको एक पीसफुल लाइफ मिले। और उसके लिए आप आइए और सरकार ने फैसिलिटीज़ रखी है। हमारे हॉस्पिटल जो है ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये आपके लिए ओपन है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने जो आज डॉक्टर साहब से बातें सुनी, ये हम सब के लिए एक न्यू रेवलेशन की तरह था, क्योंकि हम बहुत बार इस बात को डॉक्टर साहब रिपीट कर चुके हैं कि दर्द सहना है, मजबूरी है, या अगर हम कभी दर्द से कर लाते हैं ना तो कहते हैं कि तुझे आदत गोमुतवाई ये एक मदर्स का एक बहुत ही कॉमन टॉन्ट रहता है। बट ट्रस्ट मी, इसमें एक और चीज़ मैं कहूँगा जी। एक एलोडाइनिया कंडीशन है, अच्छा, पेन का। उसमें अगर आदमी कपड़े बदलता है, जो कपड़े बदन को टच करते हैं, इससे पेन स्टार्ट होता है। really? अगर ये कोई इंसान दूसरे इंसान को कहेगा मैं कपड़े बदलता हूँ इससे मुझे पेन होता है, तो क्या आगे वाला आदमी उसको ये बिलीव करेगा? नहीं करेगा। हवा की जंबिश से उसको जो है ये पेन, ये जो अपना जो कंडक्शन सिस्टम है ये सारा डिस्टर्ब अंदर हो जाता है। तो एक कंडीशन ये एलोडाइनिया है। एलोडाइनिया में ये एक आदमी कहता है मैं कपड़े बदलता हूँ मुझे पेन होता है, वो सामने वाला बोलता है पागल हो यार, कितने बहाने कर रहे हो। हाँ। सो ये एक आदमी की फीलिंग है। मैं और आप और इसको आप नहीं सकते हैं, हमें जज नहीं बनना चाहिए। हमें पेशेंट्स को प्रॉपर एक्सपर्ट से लेके इनको बेनिफिट और इनको मैनेज ठीक से करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे शो का एक लास्ट पॉइंट बोलें तो वो ये होगा कि डोंट इग्नोर योर पेन, नेवर एवर इग्नोर योर पेन, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि आज के समय में J&K में आपके पास वो सुविधा बराबर उपलब्ध है, आपके पास एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि आप डॉक्टर साहब को देख रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, दर्द का इलाज चाहते हैं, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम जितना हो सके छोटी सी छोटी चीज़ का भी अवेयरनेस आप सभी तक, आप एक अवेयरनेस का एक माहौल क्रिएट करें। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं मिलकर इस एफर्ट में सफल होंगे या नहीं होंगे, वो तो अब सब आप पे है कि आप किस तरह से उसको ट्राई करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना, फैसिलिटी है, कोई फ़ायदा लेने वाला नहीं होगा तो उस फैसिलिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फैसिलिटी क्या तब तक कोई यूज़ नहीं होता है जब तक लोगों को पता ना चले। बिल्कुल डॉक्टर अगर साहब। आपके पास कोई भी अवेलेबल है मार्केट में, जब तक बायर्स को आप ये नहीं बताएंगे कि फैसिलिटी अवेलेबल है, तब तक कोई इसको लेने वाला नहीं है। सो उसके लिए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हमने कोशिश की है कि हम लोगों तक कम से कम उनके, कहते हैं ना, एक सीड इम्प्लांट करें कि भाई ये एक फैसिलिटी है, आप अनअवेयर ना रहें, जितना हो सके इस मैसेज को शेयर करें कि देयर इज़ अ फैसिलिटी अवेलेबल जो आपकी स्पेसिफिक पेन को केटर करेगा। एलिमेंट को तो केटर करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं, पर अब आपके दर्द को केटर करने के लिए भी एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आपसे यहाँ इजाज़त चाहेंगे कि इस हम पेशकश को ख़त्म करें। हम फिर कोशिश करेंगे कि आपके सामने किसी अनजाने या कम जाने पहचाने मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने आए और उस पर किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करें। तो फिलहाल दोस्तों, आप बने रहिए QNS TV के साथ, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।